हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम 22 अप्रैल 2021 का डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे, विच इंक्लूड्स फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और असम ट्रिब्यून। जो बच्चे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे वेबसाइट www.inspirationies.org पर विजिट करके इस लेक्चर के पीडीएफ और बाकी स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप हमारे सोशल मीडिया पेज जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब करके इन सारे स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आईएएस ने मॉक टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन सेगमेंट दोनों में है, स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आप इन मॉक टेस्ट सीरीज को इनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस। आज हमारा जो पहला न्यूज है वो कोविड ऐप से रिलेटेड है। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम आईसीएमआर बोलते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है न्यू लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक मेथड नेम्ड कोविरैप, व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने कोविरैप नाम से न्यू कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट डेवलप किया है, जो बहुत ही लो कॉस्ट होगा। इट इज मोर लोअर कॉस्ट देन आरटीपीसीआर। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ये है क्या, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे ये काम करता है। देखिए, कोविरैप इस एक तरह का ऑटोमेटेड प्रोग्रामेबल टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है। एक स्पेशल डिटेक्शन यूनिट ऑन जीनोमिक एनालिसिस। ये जीनोम के एनालिसिस के ऊपर में एक प्री प्रोग्रामेबल ऑटोमेटेड टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है। और इसकी जो डिटेक्शंस होगी ये स्मार्टफोन से अटैच्ड होगा। तो एक स्मार्टफोन का ऐप होगा जिसमें उस रिजल्ट्स को वहां पर आप स्मार्टफोन के ऐप में डिटेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं। द मशीन हैज एन आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड। मतलब ये जो कोविरैप है ये वर्क करता है आइसोथर्मिक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड पे, व्हिच डज नॉट नीड एनी थर्मोसाइक्लर। देखिए, जो थर्मोसाइक्लर होता है वो आमतौर पर जो दूसरे डिटेक्शन मेथड होते हैं उसमें थर्मोसाइक्लर की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पर कोविरैप में जरूरत नहीं है। आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एक तरह का प्रोसेस होता है व्हिच रैपिडली एंड एफिशिएंटली एक्युमुलेट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। ये क्या करता है कि डीएनए और आरएनए जो भी हो न्यूक्लिक एसिड, उसके सीक्वेंस को रैपिडली क्या करता है, एक्युमुलेट करता है एक नॉर्मल कांस्टेंट टेंपरेचर पे। और आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन टेक्निक जो होता है ये बेसिकली ये एक तरह का अल्टरनेट सिस्टम है पॉली पीसीआर सिस्टम से। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही एफिशिएंट और हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो which is less than alternative which is less than polymerase chain reactions। ये काफी अच्छा एडवांस मेथड है। देखिए, थर्मोसाइक्लर की जरूरत अब यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी हमें जानना होगा कि थर्मोसाइक्लर होता क्या है। एक्चुअली थर्मोसाइक्लर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो डीएनए को एम्पलीफाई करता है। डीएनए या आरएनए कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो उसको एम्पलीफाई करता है ताकि हम उसको यूज कर सके पॉलीमरेज चैन रिएक्शंस में। तो इसके लिए थर्मोसाइक्लर की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि यहाँ पर थर्मोसाइक्लर की जरूरत नहीं है तो हम छोटे से कम सैंपल को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। Once the sample is processed in the machine after being mixed with solutions, ये सॉल्यूशन जो है वो आईआईटी कानपुर खड़गपुर ने डेवलप किया है। और जब एक बार सैंपल को किसी पेशेंट के लिए हुए सैंपल को अगर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं और उस सॉल्यूशंस के ऊपर में एक पेपर स्ट्रिप बना होगा, आप शायद देख पा रहे हो, ये इसके अंदर में एक पेपर स्ट्रिप होंगे। इस पेपर स्ट्रिप के अंदर में इसको डिप किया जाएगा जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह होता है, जस्ट वैसा ही प्रेगनेंसी किट, वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जैसा ही होगा। और जब वो सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा और फिर वहां पर वो डिटेक्ट करके ये कलर लाइन शो करेगा कि यहाँ पर वायरस है कि नहीं। तो similar to the pregnancy strips are dipped into it and the emergence of colored lines will depict the presence of the virus। वो वायरस के प्रेजेंस को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है या इंडिकेट कर सकता है। तो एक हाईली इफेक्टिव मेथड है और बहुत ही फास्ट मेथड होगा ये। और ये लगभग विद इन 45 मिनट्स एक ये फ्री हैंडहेल्ड ऐप्स को ये डिटेक्ट कर सकता है और इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो आज जो आरटीपीसीआर में करीब 2-3 दिन लगते हैं वैसा नहीं लगेगा, ये 45 मिनट में ही एक स्मार्ट फास्ट डिटेक्शन मेथड है ये। खूब आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट क्या है, ये एक तरह का इकोनॉमिक कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इट इज चीपर प्रोसेस, इट्स मशीन कॉस्ट लेस देन 5000 की पूरी मशीन ही आती है। एंड द टेस्ट किट वुड ईच कॉस्ट अबाउट 500। तो 500 रुपीज में आपका बकायदा पूरा टेस्ट हो जाएगा। क्विकर टेस्ट इज कंप्लीटेड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर में टेस्ट हो जाएगा, जबकि आरटीपीसीआर को टेस्ट करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं फॉर टेस्टिंग द सैंपल्स। 3 से 4 घंटे तो आमतौर पर और भी ज्यादा दिन लग जाते हैं। सिंपल टू हैंडल है क्योंकि इसके लिए कोई भी किसी भी प्रोफेशनल को स्किल्ड करने की जरूरत नहीं, अनस्किल्ड ऑपरेटर भी इसको ऑपरेट कर सकता है। और ये भी आप ये कह सकते हो ये फेलुडा टेस्ट में काफी अच्छा है, बिकॉज द फेलुडा एम्प्लॉयज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। उसमें जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं CRISPR-Cas9।
विच रिक्वायर्स लैब टेस्टिंग, जो एक लैब में ही हो सकता है, बाहर तो हो नहीं सकता। क्रिस्पर CS9 ये एक तरह का रीयूजेबल भी है, क्योंकि इसी सेम यूनिट को हम लोग लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जस्ट चेंज सिर्फ कार्ट्रिजेस करना पड़ेगा, या पेपर जो स्ट्रिप होता है उसी को चेंज करना पड़ेगा। एफिशिएंट है। द एसिड टेस्टिंग होल्ड द कैपेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग एक्सट्रीम लो लेवल ऑफ वायरल, अगर वायरल लोड बहुत कम भी हो उसको भी ये डिटेक्ट किया जा सकता है। This means that every early stage of infection can be detected, thereby isolating the patient and arresting the uncontrolled spread of infection in the community via asymptomatic patients। देखिए आज कोरोना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का भी है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है। जिनको सिम्टम्स है वो तो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बट जिनके पास सिम्टम नहीं है वही सबसे ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, वही सुपर स्प्रेडर है। तो उनको ये उनसे ये बचाया जा सकता है। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आएगा कोविरैप और उसके टेस्टिंग मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एक्यूरेसी कहा जाता है कि कोविरैप की एक्यूरेसी बहुत हाई है। कहा जाता है इट करेक्टली डिटेक्ट 108 आउट ऑफ 115 पॉजिटिव सैंपल्स आइडेंटिफाइड बाय एन आरटीपीसीआर मशीन in 83 out of 85 negative samples, meaning that it has a 94% sensitivity and 98% specificity in comparison to RT-PCR। ऑब्वियसली बात है RT-PCR से ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरे यूजेस क्या हो सकते हैं? द कोविरैप टेस्टिंग मशीन कैन आल्सो परफॉर्म अदर टेस्ट देन कोविड। इट कैन बी यूज्ड इन इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, टीबी एक्सेट्रा, व्हिच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट। तो ये दूसरे वायरस को भी डिटेक्ट करने में ही हेल्प कर सकती है, दूसरे बैक्टीरिया वगैरह को। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दीज आर बिट डिफरेंसेस जो हमने डिस्कस किया अभी। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पेपर में। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से रिलेटेड है। रिसेंटली 2020 का ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का रिपोर्ट आ चुका है, और ये रिपोर्ट आमतौर पे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, और उसमें इंडिया का रैंक है 87। तो थोड़ा समझते हैं ये है क्या। the index benchmark 115 countries, 115 countries का एक बेंचमार्क है on the current performance of their energy system across 3 dimension। उनके उस कंट्री के एनर्जी सिस्टम को 3 डायमेंशन में बांटा जाता है, और उसके हिसाब से इसको इंडेक्सिंग की जाती है। जैसे कि जो पहला सिस्टम है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है। दूसरा जो होता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा है एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस इंडिकेटर्स एंड देयर रेडीनेस टू ट्रांजिशन टू सिक्योर, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम। कितना कंट्री वो सस्टेनेबल है ताकि एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज किया जा सके। It is the latest report is based on revised ETI platform पे है methodology that takes into account recent changes in the global energy landscape and the increasing urgency of climate change actions। तो रिसेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को लेकर, उसके बेस को ऊपर रख के ये टेस्ट इंडेक्स निकाला गया है। तो काफी इफेक्टिव मेथड है, और इंडिया का रैंक उसमें है 87। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, थोड़ा समझ लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो 1971 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये बेस्ड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। It is recognized by the Swiss authority as the international institution for public-private cooperations. Its mission is cited as committed to improving the state of the world by engaging business, political, academic, and large and other leaders of society by to shape global, regional, and industry agendas। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी रिपोर्ट रिलीज करता है, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कभी कभी ये पूछता है, तो थोड़ा इसको देखना जरूरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड है, और रिसेंटली इंडिया को उसमें 142nd रैंक मिला है। मतलब हमारा रैंक कोई चेंज नहीं हुआ पिछले साल से। ये 180 कंट्रीज का एक रिपोर्ट होता है, इंडेक्स होता है, और इसको पब्लिश करता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सिंस 2002 से। पर्पस अगर देखा जाए तो इंडेक्स रैंक 180 कंट्रीज एंड रीजन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू द जर्नलिस्ट। मतलब ये दुनिया भर के जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं उनको कितना फ्रीडम मिलता है अपने कंट्रीज में जर्नलिज्म करने के लिए, तो ये उसको दर्शाता है, शो करता है। हाउएवर the index neither rank public policies nor is it indicator of the quality of journalism in each country or region। मतलब देखिए इसमें क्वालिटी नहीं देखता है कि वो कंट्री की क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म कैसा है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह क्या है, पब्लिक पॉलिसीज क्या है। हाँ ये देखता है कि कितना फ्रीडम है उनको अपने जर्नलिज्म करने में। ये कुछ रैंकिंग है, कुछ पैरामीटर्स है जिसमें ये रैंकिंग को दिया जाता है। जैसे कि एक तो प्लूरलिज्म कितना है, मीडिया इंडिपेंडेंस कितना है, मीडिया कितना इंडिपेंडेंट है, कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल तो नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है चाइना जैसा। तीसरा है एनवायरमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, वो एनवायरमेंट कैसा है मीडिया के लिए, और सेल्फ सेंसरशिप का कोई कंसेप्ट है कि नहीं, मतलब मीडिया खुद ही अपने आप को सेंसर कर रहा है कि नहीं। तीसरा है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, लॉ बना के कुछ लॉज वगैरह रेस्ट्रिक्शंस किया गया है कि नहीं, या ट्रांसपेरेंसी कितनी है, कितनी इफेक्टिव है, कितना ट्रांसपेरेंट है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है मीडिया के लिए, और अब्यूजेस तो कहीं नहीं है ना, कहीं उनके ऊपर में अटैक वगैरह तो नहीं होता।
7 ये पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ये कुछ रैंकिंग है कंट्रीज की। पहला नॉर्वे है, दूसरा फिनलैंड, तीसरा स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिर अगर लास्ट में देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया है 179 180 के करीब इसका, ठीक है। और इंडिया हमारा रैंक आता है 142। टॉप नॉर्वे किया है इंडेक्स, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड डेनमार्क। इंडिया का 142 रैंक है फ्रीडम इंडेक्स। वो 2020 में भी हमारा यही रैंकिंग था। और ठीक है, पहले हमारा 2016 में 133 था, फिर धीरे धीरे स्लाइड करके 132 हो गया। इंडिया का अगर इंडिया के साउथ एशियन रीजन में देखा जाए तो इंडिया का जो साउथ एशियन नेबर है नेपाल, वो 106 पे है, श्रीलंका 127 पे है, म्यांमार कूप से पहले तो 140 था, कूप के बाद पता नहीं क्या होगा उसका। उसके बाद पाकिस्तान का 145 है, बांग्लादेश का 152 है। तो ये कुछ रैंकिंग है जो रिसेंटली वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स ने रिलीज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो डीआरडीओ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड है। देखिए, आज कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की पूरी किल्लत हो रखी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स, लिक्विड ऑक्सीजन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत है। वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लगभग लोग बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और जो भी ये हॉस्पिटल जा रहे हैं जिसके चलते उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके चलते आर्टिफिशियल या असिस्टिव ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। जिसके चलते अब इतने लोगों का सपोर्ट करने के लिए हमारे पास उतनी ऑक्सीजन की फैसिलिटीज नहीं है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाए हैं, जिसमें ग्रीन कॉरिडोर का फॉर्मेशन हो गया, बाहर से ऑक्सीजन या लिक्विड ऑक्सीजन इंपोर्ट करना, पीएम केयर फंड से बहुत सारे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट को स्टैब्लिश करना, ये बहुत सारी चीजें हो रही है। डीआरडीओ भी पीछे नहीं है, वो भी एक तरह का सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम बनाया है। ये एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जो हाई एल्टीट्यूड में भी यूज हो सकता है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। डीआरडीओ डेवलप ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। दिस सिस्टम विल बी यूजफुल फॉर सोल्जर्स इन एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हेल्प करेगा क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसके चलते सांस फूलने का प्रॉब्लम होती है, जिसके जहां पर हमारे जो सोल्जर्स है उनको ये डिलीवरी सिस्टम या ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये डेवलप किया है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी डेबल, जो बेंगलुरु में पड़ता है। डीआरडीओ का ये एक सब यूनिट है। एंड द सिस्टम डिलीवर और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बेस्ड ऑन एसपीओ, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, thus it prevents the person from going into a state of hypoxia। देखिए, ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि पेशेंट्स के या जो पर्सन्स के ब्लड में कितने ऑक्सीजन है, उसके हिसाब से क्या करेगा, उस लेवल को ऑक्सीजन को एक कांस्टेंट सप्लाई देता रहेगा ताकि ब्लड में ऑक्सीजन कम ना हो। आपको मालूम होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन कम होने से लोगों को हाइपोक्सिया हो जाता है, और हाइपोक्सिया एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर लोग अपने आप मतलब अपने अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। हाइपोक्सिया इज a state in which the amount of oxygen reaching the tissues inadequate to fulfill the energy requirement of the body। वो ब्लड में सेल तक ऑक्सीजन बहुत कम पहुंचता है, जिसके चलते ब्लड अपना बॉडी अपनी एनर्जी नहीं फॉर्म कर पाता, क्योंकि ऑक्सीजन एक कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है हमारे बॉडी को, हर सेल्स को, तभी वो पूरी अच्छी तरह से काम कर सकता है। अगर नहीं पहुंचे तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है और लोगों की मौत हो जाती है इससे। सिग्निफिकेंट क्या है, दिस सिस्टम विल आल्सो बी हेल्पफुल इन द करंट कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 पैंडेमिक में भी ये सिस्टम काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इट इज यूजफुल फॉर हाउसहोल्ड केयर फॉर मॉडरेट कोविड पेशेंट फॉर ऑक्सीजन फ्लो थेरेपी। ऑक्सीजन फ्लो थेरेपी में घर में भी ये इसको आराम से यूज किया जा सकता है। इस फीचर्स का सिस्टम की फीचर्स क्या है, द सिस्टम हैज बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड, इट हैज डुअल क्वालिटीज ऑफ बीइंग रोबस्ट एंड चीप, बहुत सस्ता और रोबस्ट है। And this system reads the blood oxygen saturation level of the subject from a wrist-worn pulse oximeter। ये wrist में ही एक मतलब एक ऑक्सीमीटर लगा हुआ है, मतलब wrist-worn pulse oximeter रहेगा, और ये वहीं से डिटेक्ट कर लेगा ब्लड में कितने ऑक्सीजन है, एंड उसके हिसाब से ये सिस्टम डिलीवर करेगा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। Moreover, the system can function at extreme high altitude featuring low barometric pressure, low temperature and humidity। मतलब उस कंडीशन में भी ये सप्लाई आराम से सेंड कर सकता है। इस सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर सेफ्टी चेक्स होता है सिस्टम टू इंश्योर द फंक्शनल रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन फील्ड कंडीशन। फील्ड कंडीशन में भी ये रिलायबल कहीं ना कहीं, जो हेल्प करेगा एक कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई इवन इन हाई एल्टीट्यूड आल्सो। प्लस इट कैन आल्सो हेल्प इन आवर इन रिसेंट कोविड क्राइसिस। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलते हैं डीएनए के न्यू सेगमेंट पे। तब तक के लिए शुक्रिया।